हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नोकझोंक ऑडियो लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं दरिया इश्क का कविता वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी का तीसरा भाग है। अगर इससे पहले वाले भाग आपने नहीं सुने हैं तो इसे ज़रूर सुने। ये तो बताते जाइए बेटा कि नाश्ते में आप क्या खाएंगे? सुधा ने रूम से बाहर आकर ऊंची आवाज़ में पूछा। करण ने सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कहा, सूजी का हलवा और गोभी के पराठे। सुधा मुस्कुराने लगी और करण अपने ही घर के थर्ड फ्लोर पर बने जिम में चला गया। मधु किचन में गायत्री के लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी उसके फोन की बेल बजी। मीरा का नंबर देखकर मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फोन रिसीव करते हुए पूछा, बोल। मीरा ने कॉलेज से बाहर आते हुए कहा, मधु, आज कॉलेज में दीपेश सर ने चार चार स्टूडेंट का ग्रुप बनाकर हर ग्रुप को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए हैं और हमारे ग्रुप में हम दोनों के साथ विनय और सुप्रिया भी है। हर ग्रुप को एक फेमस शहर दिया गया है, किसी को जयपुर, किसी को ग्वालियर, किसी को आगरा और हमें शिमला मिला है। हमें शिमला के शहर के सारे फेमस प्लेस के बारे में जानकारी कलेक्ट करके उस पर प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें हमें मार्क्स मिलने वाले हैं और ये मार्क्स हमारे फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे। ये सुनकर मधु बहुत खुश हुई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है मीरा। हम ना तेरे कंप्यूटर से नेट के जरिए आज ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कल से ही प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। जी नहीं, मीरा ने तुरंत कहा। ये सुनकर मधु चुप हो गई। मीरा ने फिर से कहा, दीपेश सर ने साफ कहा है कि नेट के लोगों को आलसी बना दिया है, क्योंकि नेट पर सब कुछ आसानी से मिल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जिसे भी जो शहर दिया गया है उन्हें उस शहर में जाकर खुद सारी जानकारी इकट्ठी करनी है और फिर प्रोजेक्ट बनाना है। और इस काम के लिए उन्होंने सबको एक हफ्ते का टाइम दिया है। हमें भी एक हफ्ते में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। हमें कल ही शिमला के लिए निकलना होगा। मधु ये सुनकर परेशान हो गई और उसने मीरा से कहा, तू जानती है ना कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। मीरा ने अपनी गाड़ी में बैठते हुए कहा, पर मधु, तू समझ क्यों नहीं रही है? तुझे चलना होगा क्योंकि हमारी टीम में तू और विनय ही हो जो ये काम कर सकते हो, क्योंकि मैं तो तेरे भरोसे पढ़ाई करती हूँ और सुप्रिया को तो तू अच्छे से जानती है। ये प्रोजेक्ट बनाना उसके बस की बात नहीं है। प्लीज़ मधु, मेरी खातिर चल प्लीज़। मधु ने परेशान होकर कहा, तू भी तो मेरी बात नहीं समझ रही है। दादी माँ की फैमिली आ गई है, मैं क्या कहूँगी उनसे? माँ को भी मेरा जाना पसंद नहीं आएगा और पापा को छोड़कर मैं जाना नहीं चाहती। तू सिर्फ दादी माँ से इजाज़त ले ले, तेरे पापा से मैं बात कर लूँगी। प्लीज़ मधु, समझने की कोशिश कर। इस प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं फेल हो जाऊँगी। प्लीज़ एटलीस्ट मेरी खातिर जाने की एक कोशिश तो कर प्लीज़। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सोच में पड़ गई। मीरा ने फिर से कहा, प्लीज़ मधु, मान जा, सिर्फ मेरे लिए प्लीज़। ठीक है, पर तू किसी से बात नहीं करेगी। दादी माँ से इजाज़त मिलने के बाद घर पर बात मैं खुद करूँगी। मधु ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। ये सुनते ही मीरा खुशी से उछल पड़ी और बोली, थैंक यू मधु। अच्छा सुन, मैं आज कॉलेज से जल्दी फ्री हो गई हूँ, इसलिए अंकल को मैं अपनी गाड़ी में आराम से हॉस्पिटल ले जाऊँगी, ठीक है? मधु ने हल्की सी मुस्कान से कहा, ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। ओके। मीरा ने इतना कहते ही मधु ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गायत्री का नाश्ता और जूस लेकर उनके कमरे की ओर चल दी। पर गायत्री अपने कमरे में नहीं थी। मधु उन्हें ढूंढती हुई रोहित के कमरे में पहुंची। रोहित ने मधु को देखते ही कहा, आओ मधु, दादी माँ को तुम्हारे ही आने का इंतजार था। गायत्री को वहां देखकर मधु मुस्कुराते हुए रूम में आई और उसने गायत्री के सामने बेड पर नाश्ता रखते हुए कहा, आपका नाश्ता दादी माँ। गायत्री ने नाश्ते की प्लेट से कटे हुए एप्पल का एक टुकड़ा उठाकर कहा, बेटा, हमने रोहित से आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दी है। थैंक यू दादी माँ। इतना कहकर मधु उदास होकर वहाँ से जाने लगी तो रोहित ने मधु को रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो मधु? बैठो। मधु पलटी और उसने रोहित की ओर देखकर कहा, वो मैं
दादी माँ के रूम से उनकी दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर मधु जाने लगी। रुकिए बेटा, गायत्री ने मधु को रोकते हुए कहा। उनके रुकते ही मधु रुक गई और पलट कर गायत्री की ओर देखने लगी। गायत्री बेड से उठी और उन्होंने मधु के पास आकर पूछा, मधु, आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? मधु ने कुछ पल सोचा और फिर रोहित को देखने लगी। रोहित उसे देखकर मुस्कुराने लगा। गायत्री ने फिर से पूछा, बोलिए बेटा, क्या कहना चाहती हैं? मधु ने झेपते हुए कहा, दादी माँ, वो कल मुझे कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए इंदौर से बाहर जाना है, इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। इतना कहकर मधु चुप हो गई और गायत्री सोच में पड़ गई। रोहित बेड पर लेटा ये सब देख रहा था। उन्हें इस तरह सोचते देख मधु ने तुरंत कहा, दादी माँ, अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर रोहित ने बेड से उठकर कहा, तुम्हें जाना चाहिए मधु, कॉलेज का प्रोजेक्ट है। नहीं जाओगी तो तुम्हारे रिजल्ट पर असर पड़ेगा। मधु गायत्री की ओर बहुत उम्मीद से देखने लगी। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरकर कहा, जाइए बेटा। ये सुनते ही मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराता देख रोहित भी बहुत खुश हुआ। वैसे हम आपको जाने की इजाज़त कभी नहीं देते, पर अब हमारा रोहित आ गया है, इसलिए आपके बिना भी हमारा मन लगा रहेगा। पर आप जल्दी आ जाइएगा, वरना हम अपना ख्याल रखने के लिए किसी और लड़की को रख लेंगे। मधु ने गायत्री की हथेली पकड़कर तुरंत कहा, नहीं दादी माँ, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 4-5 दिनों में वापस लौट आऊँगी, प्रॉमिस। गायत्री मुस्कुराने लगी तो मधु ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। रोहित भी मधु को देखकर मुस्कुराने लगा। मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। इतना कहकर मधु मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई, पर उसके जाते ही गायत्री उदास हो गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, मधु, हम तो ये सोच रहे थे कि रोहित के आते ही हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे आप और रोहित एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर आप तो जा रही हैं। हमारे लिए एक एक दिन कीमती है। हम तो ये सपना देखे बैठे थे कि रिधिमा और करण की शादी के साथ ही हम आपकी और रोहित की शादी भी करवा देंगे, पर लगता है कि शायद हमारा सपना इतनी जल्दी सच नहीं हो पाएगा। पास खड़े रोहित ने जब गायत्री को सोच में डूबा देखा तो गायत्री को साइड से हक करते हुए कहा, दादी माँ, आप मधु के जाने से इतना उदास क्यों हो रहे हो? वो कुछ दिनों में वापस आएगी। तब तक हम दोनों मिलकर रिधिमा और मिस्टर खड़ूस की सगाई की तैयारी करते हैं। सगाई की तैयारियों के बीच आपको मधु के न होने का एहसास भी नहीं होगा। सही कहा आपने बेटा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए रोहित के गाल को छूकर कहा। रोहित ने गायत्री को पकड़कर बेड पर बैठाया और नाश्ते की ओर देखकर गायत्री को नाश्ता करने का इशारा किया। गायत्री चुपचाप नाश्ता करने लगी। तभी मधु गायत्री की मेडिसिन लेकर आई और बोली, जल्दी से नाश्ता करिए दादी माँ और अपनी मेडिसिन ले लीजिए। गायत्री ने नाश्ता करते हुए मधु की ओर देखकर कहा, मधु, हम हमारी पोती की शादी में उन्हें एक बंगला गिफ्ट करना चाहते हैं। रोहित ने हमें इंटरनेट पर एक बंगला दिखाया है जो हमें बहुत पसंद आया है। रोहित और हम वही बंगला देखने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलकर बंगला देखें। मधु ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी माँ, आप दोनों जल्दी से आ जाइए, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। इतना कहकर रोहित कमरे से चला गया। गायत्री ने मधु की बाँह पकड़कर कहा, बेटा, हम वॉशरूम से अभी आते हैं। मधु ने सिर हिला दिया तो गायत्री वॉशरूम में चली गई। मधु ने उनके जाते ही तुरंत मीरा को फ़ोन किया। मीरा ने मधु के घर की पास वाली सड़क पर गाड़ी रोकते हुए पूछा, दादी माँ से बात हुई? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ ने लीव दे दी। व्हाट? मीरा ने खुश होते हुए पूछा। मधु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी घर से इजाज़त मिलना बाकी है। मीरा अपनी गाड़ी से बाहर आई और उसने गाड़ी लॉक करते हुए कहा, हम उन्हें भी मना लेंगे, तू चिंता मत कर। अब मैं फ़ोन रखती हूँ क्योंकि मैं तेरे घर पहुँच गई हूँ। हॉस्पिटल पहुँचकर मुझे फ़ोन कर देना। मधु ने कहा, जी मैडम, बाय बाय। मधु ने इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया। इधर करण ब्लू जीन्स पहने अपनी ब्लैक कलर की शर्ट की स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए तेजी से सीढ़ियों से नीचे आया और लिविंग रूम में आते ही जोर से चीखा, पाटिल। करण की आवाज़ सुनते ही पाटिल भागता हुआ आया और करण के सामने हाथ की घड़ी बनाकर खड़ा हो गया। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले।
करण के इतना कहते ही पाटिल भागता हुआ चला गया। सुधा ने पाटिल को जाते देखा और मुस्कुराते हुए करण के पास आकर बोली, बेटा, कभी तो ऑफिस में बॉस जैसे कपड़े पहन लिया कीजिए। एक तो आप ऑफिस में बहुत कम जाते हैं और ऊपर से आपके कपड़े देखकर कौन कहेगा कि आप अब इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी हैं। मेरे बेटे को ऑफिस जाकर एमडी की कुर्सी पर बैठकर रौब दिखाने से ज़्यादा काम करना पसंद है माँ, बलदेव ने अंदर आते हुए कहा। करण और सुधा ने बलदेव की आवाज़ सुनते ही पलट कर देखा तो सामने बलदेव और शालिनी खड़े थे और पाटिल उनका सामान लिए चला आ रहा था। करण उनकी ओर बढ़ा और उसने अपने डैड के गले लगकर पूछा, नानू की तबीयत अब कैसी है? अब ठीक है और तुम्हारी शादी तक पूरी तरह ठीक भी हो जाएंगे, बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। करण ने अपनी माँ को गले लगाया और बोला, मम्मा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ डिनर पर मेरा इंतज़ार मत करिएगा, खाना खा लीजिएगा। इतना कहकर करण जाने लगा। वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि बलदेव ने उससे कहा, शामेर वाली ज़मीन हमें हर कीमत पर चाहिए करण। करण रुका और उसने पलटकर अपने डैड की ओर देखकर कहा, यू डोंट वरी डैड, ज़मीन हमें ही मिलेगी, पर मैं उस ज़मीन की उतनी ही कीमत दूंगा जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है। मैं उस दलाल को 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगा। इतना कहकर करण चला गया। बलदेव, सुधा और शालिनी तीनों मुस्कुराने लगे। घर के बाहर करण का ड्राइवर उसकी गाड़ी साफ कर रहा था। करण ने बिना कुछ कहे उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसके ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी की चाबी करण के हाथ में थमा दी। करण ने अपने ग्लासेस लगाए और गाड़ी का डोर खोलकर गाड़ी में बैठा। उसने सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। सुधा ने सोफे पर बैठते हुए शालिनी से कहा, शालिनी, चेतन इंदौर आ गया है और मैंने आज उन सबको डिनर पर बुलाया है। ये सुनकर बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपने बहुत अच्छा किया माँ। सब एक साथ होंगे तो सगाई और शादी की प्लानिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तभी मंगेश चाय लेकर आ गया। माँ, आपने करण को नहीं बताया कि आज चेतन भाई साहब अपने परिवार के साथ डिनर पर आ रहे हैं? शालिनी ने चाय का कप उठाकर सुधा को देते हुए पूछा। सुधा ने मुस्कुराते हुए कप लेकर कहा, अगर हम उन्हें बता भी देते तो अभी वो अपना काम छोड़कर डिनर के लिए कभी नहीं आते और आप ये बात अच्छे से जानती हैं। शालिनी कुछ नहीं बोल पाई। इधर रोहित गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मधु उसके पास वाली सीट पर बैठी हुई थी और गायत्री पीछे की सीट पर। रोहित ने गाड़ी को लेफ्ट टर्न देते हुए कहा, दादी माँ, आपका होने वाला दामाद तो खुद एक बहुत बड़ा आर्किटेक्टर है, तो फिर आपने उससे ही क्यों नहीं कहा कि वह खुद अपने लिए घर पसंद कर ले? अगर आप उससे कहती तो वह बहुत कम वक्त में आपको इतना बेहतरीन बंगला बनाकर देता जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम रिधिमा और करण को उनकी शादी का सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उनसे कैसे कहें? अगर करण से काम करवाते तो हमारा सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहता। ये सुनकर रोहित मुस्कुराने लगा और उसके पास बैठी मधु भी। मधु को मुस्कुराते देखकर रोहित बोला, वैसे मधु, तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। मधु फिर से मुस्कुरा दी। वैसे मधु, तुम कम बोलती हो या मैं ही कुछ ज़्यादा बोलता हूँ? रोहित ने मधु की ओर देखकर पूछा। तो मधु ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, ना मैं कम बोलती हूँ और ना आप ज़्यादा बोलते हैं। मैं चुप सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि आप और दादी माँ बातें कर रहे थे और मुझे दादी और पोते के बीच बोलना ठीक नहीं लगा। रोहित मुस्कुराने लगा। दोनों को इस तरह बातें करते देख गायत्री बहुत खुश हुई और तुरंत बोली, वैसे बेटा, करण और मधु बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे के करीब से निकल गए। करण ने मिस्टर मेहरा से चलते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, आप जैसा चाहते हैं आपकी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट उसी हिसाब से मेरी टीम ने तैयार किए हैं। मैं चाहता हूं कि काम शुरू होने से पहले आप खुद एक बार डिज़ाइन देख लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम अभी भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार काम फ्लोर पर आ जाने के बाद कुछ भी चेंज करना मुश्किल होता है। मिस्टर मेहरा ने अपनी टेबल के पास वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता मिस्टर खुराना। अगर मुझे किसी चेंजेस की ज़रूरत महसूस हुई भी तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। मैं बस बजट को लेकर आपसे एक बार डिस्कस करना चाहता था। बजट को लेकर? करण ने हैरानी से पूछा।
और वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाया। मिस्टर मेहरा ने कहा, इस प्रोजेक्ट के लिए जो अमाउंट आपकी कंपनी ले रही है वो कुछ ज़्यादा ही है। करण ने वेटर के आते ही उससे कहा, 2 कॉफ़ी लेकर आओ मेरे लिए। ब्लैक कॉफ़ी, वेटर ने करण की बात काटते हुए कहा। मिस्टर मेहरा उस वेटर को हैरानी से देखने लगे, तो वेटर तुरंत बोला, वो करण सर यहाँ अक्सर आते हैं। मिस्टर मेहरा मुस्कुराने लगे और वो वेटर चला गया। उसके जाते ही करण ने कहा, मिस्टर मेहरा, बजट अगर बड़ा है तो हमारा काम भी तो आपने बढ़ा दिया है। इस बार यह बिल्डिंग जहाँ पर बनाई जा रही है वहाँ तक मटेरियल पहुँचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ है और जिस जगह से मटेरियल आता है वहाँ से लोकेशन भी बहुत दूर है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने हर वर्कर्स की सेफ्टी को ध्यान में रख कर काम करना पसंद करता हूँ। जहाँ आपकी बिल्डिंग बनाई जा रही है वहाँ मटेरियल से भरे ट्रक ले जाने की जगह नहीं है, इसलिए मुझे मटेरियल साइड से बहुत दूर उतारना पड़ेगा और वहाँ से कुछ वर्करों की टीम मटेरियल पैदल लेकर ही जाने वाली है, इसलिए बजट कम नहीं हो पाएगा। और वैसे भी करण खुराना आपका डिसीजन कभी नहीं बदलता, इसलिए आई एम सॉरी। मिस्टर मेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस्टर खुराना, हमें आगे भी साथ ही काम करना है, इसलिए मैं आज ही आपके ऑफिस आकर ये डील साइन कर लेता हूँ। तब तक वेटर कॉफ़ी लेकर आया। उसने दोनों की कॉफ़ी उनके सामने रख दी। मधु उसके पास ही वॉश बेसिन से पीठ टिकाए खड़ी अभी भी उस बाबा की कई बातों के बारे में सोच रही थी। मीरा ने अपने बैग से नैपकिन निकाला और अपना चेहरा पोंछते हुए पूछा, तुझे क्या हुआ, इतनी चुप क्यों है? मधु ने मीरा की ओर देखकर कहा, मीरा, आज जब मैं दादी माँ के साथ घर देखने गई थी तो एक अजीब बात हुई। क्या हुआ? मीरा ने अपने चेहरे पर मेकअप करते हुए पूछा। मधु ने परेशान होकर कहा, वहाँ मुझे एक बाबा मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि तू पागल हो गई है। मीरा ने मधु की बात काटते हुए कहा। मधु उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए फिर से कहा, मधु, तू भी कमाल करती है। एक अजनबी की बातों को लेकर इतना परेशान हो रही है। ये भविष्यवाणी वगैरह सब बकवास होता है। तू इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर, क्योंकि तेरी लाइफ का सबसे बड़ा तूफान तेरी जिंदगी में तभी आ गया था जब तू 8 साल की थी, और वो तूफान तेरी सौतेली माँ है। शट अप मीरा, मधु ने उसे घूरते हुए कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मधु, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हमें सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। तू बेवजह ये सोचकर परेशान हो रही है। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मीरा ने उसकी बाह पकड़कर कहा, चलें, रोहित और दादी माँ हमारा वेट कर रहे हैं। मधु के सिर हिलाते ही मीरा मधु के साथ वॉशरूम से बाहर आई और चलते चलते मधु को छेड़ते हुए बोली, वैसे मधु, वह तूफान कहीं रोहित व्यास तो नहीं है? ये सुनकर मधु ने गुस्से में मीरा को घूरते हुए कहा, तू ना मीरा, मेरे हाथ से बहुत मार खाएगी। प्लीज रोहित जी को इन सब से दूर ही रखा, अच्छे इंसान है वो। मीरा ने फिर से कहा, वाह जी वाह, तुसी तो रोहित व्यास को चंद घंटों में ही बहुत अच्छे से जान गए। मधु ने फिर से मीरा को घूरा, तो मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु को साइड से हक किया। मधु भी मुस्कुराने लगी। दोनों अपनी टेबल के पास आई, तो रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, यार मुझे भूख लगी है, पर तुम दोनों को मुझ पर दया ही नहीं आ रही। रहम करो बंदे पर। आई एम सॉरी, मीरा और मधु ने एक साथ कहा। रोहित मुस्कुराने लगा। दोनों के बैठते ही सब लंच करने लगे। रोहित ने खाना खाते हुए मीरा से पूछा, वैसे आप भी मधु के साथ आउट ऑफ इंदौर जा रही होंगी? मीरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। रोहित जी, आपने क्या सोचा उस बंगले को खरीदने के बारे में? मुझे लगता है कि आपको वो घर ले लेना चाहिए, क्योंकि वो घर बहुत खूबसूरत है और फिर आने वाले टाइम में उस एरिया की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। यह सुनकर रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे रोहित जी कहना बंद करो, क्योंकि तुम्हें भले मुझे अपना दोस्त बनाने में टाइम लगेगा, पर मैं फैसला कर चुका हूँ आप दोनों को अपना दोस्त बनाने का। इसलिए आज से तुम मुझे रोहित कहकर बुलाओगे, और आप भी। मधु और मीरा दोनों मुस्कुराने लगी। रोहित ने खाना खाते हुए फिर से कहा, और रही बात उस घर की, तो मैं उसे जरूर खरीदूंगा, पर उससे पहले मुझे एक बार अपने दोस्त से बात करनी होगी,
तभी गायत्री ने मधु से कहा, बेटा आपको तो कल बाहर जाना है, इसलिए आपको पैकिंग भी करनी होगी। आप मीरा के साथ घर जाकर आराम से जाने की तैयारी कर लीजिए। हमें भी अपनी पूरी फैमिली के साथ रिधिमा के ससुराल डिनर के लिए जाना है, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने घर चले जाइए। मधु कुछ कहती उससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, थैंक यू दादी माँ, अब हम दोनों शॉपिंग भी कर सकेंगे। मधु हैरानी से मीरा की ओर देखने लगी और दादी माँ से कुछ कहने लगी, तो मीरा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मधु ने कुछ नहीं कहा। इधर करण ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते ही मिस्टर मेहरा से कहा, मिस्टर मेहरा, आपकी पीतमपुर वाली जो बिस्किट की फैक्ट्री बंद पड़ी है, उसकी क्या कीमत लेंगे आप? मिस्टर मेहरा ने कुछ देर सोचकर कहा, इफ़ यू डोंट माइंड मिस्टर खुराना, इस बारे में हम बाद में बात करें। मेरा मतलब है, मैं डील साइन करने तो आ ही रहा हूँ, तो इस बारे में आपके ऑफिस में बात करते हैं। फ़िलहाल मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे निकलना होगा। श्योर, करण ने इतना कहते ही मिस्टर मेहरा खड़े हो गए और करण भी। दोनों ने हाथ मिलाए और मिस्टर मल्होत्रा बाय कहकर चले गए। उनके जाते ही करण फिर से चेयर पर बैठ गया और उसने टेबल पर अपना फ़ोन उठाया और खुद से कहा, बस थोड़ी देर और मिस्टर बंसल, उसके बाद आप खुद मुझे फ़ोन करेंगे। रोहित ने बाकी सबके साथ अपना लंच ख़त्म किया ही था कि उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने अपना फ़ोन रिसीव किया और कहा, जी डैड। रोहित, 15 मिनट में ऑफिस पहुंचो, चेतन ने दूसरी ओर से कहा। जी डैड। रोहित के इतना कहते ही उसके डैड ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रोहित ने गायत्री से कहा, दादी माँ चलिए, आपको घर छोड़ देता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है बेटा, गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित ने इशारा करके वेटर को बुलाया। उसने मधु और मीरा से कहा, आई एम सॉरी गाइस, पर अब हमें जाना होगा। मधु और मीरा मुस्कुराने लगी। वेटर के पास आते ही रोहित ने उससे कहा, बिल लेकर आओ। जी, इतना कहकर वेटर चला गया। कुछ देर बाद वह बिल लेकर आया। रोहित ने अपने वॉलेट से रुपए निकालकर बिल पे किया और उठ खड़ा हुआ। बाकी सब भी उठ गए। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो आप दोनों से मुलाकात आपके वापस आने के बाद ही होगी। बाय। मधु और मीरा दोनों ने एक साथ कहा, बाय। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु को गले लगाकर कहा, बेटा अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपना प्रोजेक्ट तैयार करिएगा। जी दादी माँ, मधु ने गायत्री की ओर देखकर कहा। मीरा ने भी गायत्री से कहा, बाय दादी माँ। रोहित और गायत्री जाने लगे। रोहित ने जाते जाते एक बार पलटकर मधु की ओर देखा। मधु उसे देखकर मुस्कुरा दी। रोहित मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। करण ने भी वेटर को बुलाकर बिल पे किया और कहा, चेंज तुम रख लेना। ये सुनकर वेटर बहुत खुश हुआ और उसने सिर हिला दिया। करण उठकर जा ही रहा था कि उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने फ़ोन रिसीव करते हुए पूछा, उसने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, उस रहेजा ने आज भी पूरा पेमेंट किया या नहीं? दूसरी ओर से उसके एसोसिएट पीयूष ने जवाब दिया, नहीं किया सर, 30 लाख और बाकी हैं और इन 30 लाख रुपयों के लिए वो हमें 100 चक्कर लगवाएगा। करण ने चलते हुए कहा, रहेजा की जो बिल्डिंग हमने बनाई थी उसमें सारे फ्लैट 1 BHK थे। उन रुपयों को बदले उससे 2 फ्लैट के पेपर्स पर साइन करवा लो। यही सही रहेगा सर। इन फ्लैट्स को बेचकर हमारे पैसे भी निकल जाएंगे। पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर करण ने तेजी से चलते हुए कहा, हमारी एरोड्रम वाली साइट पर पंकज मिश्रा नाम का एक वर्कर काम कर रहा है, जो सालों से सिर्फ हमारे लिए ही काम करता आ रहा है। वो किराए के मकान में रहता है। इनमें से एक फ्लैट उसके नाम पर करवा दो और उससे कहना कि हर महीने हमारी कंपनी जो पेमेंट उसे देती है उसमें से वो जितना चाहे हर महीने इस फ्लैट की किस्त के रूप में कटवा सकता है। ये सुनकर पीयूष हैरान हो गया और उसने पूछा, पर सर, जितना कहा है उतना कहो। अगर पंकज ये लेने से इनकार करे तो मेरी बात करवा देना उससे, समझे? करण ने पीयूष की बात काटते हुए कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पीयूष ने खुद से कहा, ये करण सब भी अजीब इंसान है। अपने यहाँ काम करने वाले मामूली वर्कर को ऐसे ही फ्लैट कौन देता है? एक तरफ वो उस रहेजा के पैसों के लिए फ्लैट ले रहे हैं और दूसरी तरफ वही फ्लैट उस मजदूर को दे रहे हैं। खुराना कंस्ट्रक्शन की ढेरों साइट इंडिया में चल रही है, पर फिर भी सर को अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर का नाम भी याद है। स्ट्रेंज। मधु और मीरा भी होटल से जाने के लिए निकली। मधु ने चलते हुए मीरा से पूछा, मीरा, अभी तो मुझे मेरे घर से जाने की इजाज़त भी नहीं मिली है
और हमने दादी माँ से बात कर ली। अगर माँ और पापा ने मना कर दिया तो? वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तुझे शिमला जाने की इजाज़त दे दी है। मीरा के इतना कहते ही मधु उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखकर कहा, मैंने अंकल से बात कर ली है। उन्होंने तुझे जाने की इजाज़त दे दी है और तेरी माँ ने भी कोई एतराज़ नहीं जताया। ये सुनकर मधु की बोलती बंद हो गई और वो अभी भी मीरा को हैरानी से देख रही थी। मीरा ने एक बार फिर से मुस्कुराते ही मधु खुशी से उछल पड़ी और उसने मीरा की दोनों बाहें पकड़कर पूछा, सच कह रही है? हाँ। मीरा के इतना कहते ही मधु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से नाचने लगी और पीछे से चले आ रहे करण से टकरा गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मीरा की आंखें तो खुली की खुली रह गई। करण ने फिर से गुस्से में मधु को घूरा और जाने लगा। आई एम सॉरी। मधु के इतना कहते ही करण के कदम रुक गए और उसने पलटकर गुस्से में मधु की ओर देखकर कहा, मुझे सॉरी उस दिन कहना जब तुम मुझसे आखिरी बार टकराओ और मुझे जिंदगी में दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाओ। मधु ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे बदतमीज इंसान से टकराने का, जिन्हें लड़कियों से बिहेव करने की तमीज तक नहीं है। ये सुनकर करण मधु को घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। मधु घबराते हुए अपने कदम पीछे हटाने लगी। वो जितने कदम पीछे हटा रही थी, करण उतने ही कदम आगे आ रहा था। मधु करण को देखते हुए जाकर दीवार से टिक गई। करण भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मीरा ने जल्दी से अपना फोन उठाया और वीडियो बनाने लगी। मधु ने लेफ्ट साइड से जाने की कोशिश की तो करण ने उसकी राइट हथेली दीवार पर रख दी। मधु गुस्से में उसे घूरने लगी और राइट साइड से जाने लगी, पर करण ने उसकी लेफ्ट हथेली दीवार पर रख दी। ये क्या बदतमीजी है? मधु ने गुस्से में करण की ओर देखकर पूछा। करण ने मधु की ओर करीब आकर कहा, अब जब तुमने मुझे बदतमीज कह ही दिया है तो सोच रहा हूँ कि बदतमीजी भी कर ही लेता हूँ। तो बताओ, कहाँ किस करूँ तुम्हें? तुम्हारे गालों पर या फिर तुम्हारे गुलाबी होठों पर? ये सुनकर मधु शॉक्ड होकर करण को देखने लगी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। मीरा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। करण मधु की ओर करीब आया, पर इससे पहले कि वो कुछ करता, मधु ने करण को खुद से दूर धकेला और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाकर बोला, आइंदा ये गलती दोबारा मत करना, समझी तुम? मधु अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। करण ने मधु को करीब लाकर कहा, तुम जैसी हजारों लड़कियां करण खुराना के आसपास घूमती है, पर मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और खास करके तुम जैसी लड़कियों में। इतना कहकर करण ने मधु की कलाई छोड़ दी और जाने लगा। वह कुछ कदम चलकर रुक गया। उसके रुकते ही मधु की धड़कनें फिर से तेज हो गई। करण ने पलटकर मधु की ओर देखकर कहा, करण खुराना को अगर कोई बदतमीज कहे तो उसे बदतमीजी करने में देर नहीं लगती। इसलिए आइंदा अगर मेरे सामने आओ तो सोच समझकर अपना मुंह खोलना। लड़की हो इसलिए आज यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ, वरना करण से अगर कोई इस तरह से बात करे तो तुम सोच भी नहीं सकती हो वो हाल करता हूँ उसका, समझी तुम? इतना कहकर करण 2 कदम पीछे हटा। उसने अपने ग्लासेस लगाए और वहां से चला गया। मधु अभी भी दीवार से टिककर खड़ी उसे जाते देख रही थी। मीरा ने मधु के पास आकर कहा, क्या डेसिंग बंदा है यार, मुझे तो इसके एटीट्यूड से ही प्यार हो गया है। यह सुनकर मधु गुस्से में मीरा को घूरने लगी। मीरा फिर से बोली, क्या स्टाइल से तेरी तरफ बढ़ रहा था मधु? ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीरो फिल्मी स्टाइल में किसी हीरोइन की ओर बढ़ रहा हो। सोच, अगर उसने तुझे सच में किस कर दिया होता तो? शट अप मीरा। मधु ने इतना कहा और गुस्से में जाने लगी। मीरा भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे दौड़ी। इधर बंसल अपने घर में बैठा चाय पी रहा था। तभी न्यूज़पेपर वाला उसके घर पर इवनिंग न्यूज़पेपर फेंक कर गया। बंसल उठा और उसने न्यूज़पेपर उठाकर देखा। फ्रंट पेज की न्यूज़ देखकर वो हैरान हो गया। उसने न्यूज़ पढ़ी। सामिर रोड पर खुराना कंस्ट्रक्शन बनाने जा रहा है 4 बड़ी बिल्डिंगें। 25 माले की इन इमारतों में 4 BHK फ्लैट होंगे। जैसे ही ये खबर बाहर आई, लोगों में फ्लैटों को बुक की होड़ मच गई। ये खबर सुनते ही सामिर रोड पर बने खुराना कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
इन चारों बड़ी-बड़ी इमारतों की वजह से इनके बीच की जो ज़मीन अब तक नहीं बिकी है, उनकी कीमत घटकर आधी हो गई है। न्यूज़ पढ़ते ही बंसल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। न्यूज़ में उस जगह का मैप देखकर बंसल के होश ही उड़ गए। वो आदि को कॉल कर ही रहा था कि ज़मीन के ओनर का फ़ोन आ गया। उसने कुछ पल सोचा और फिर कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से गुस्से में आवाज़ आई, बंसल किस बात का कमीशन लेते हो? अगर तुम काम नहीं कर सकते हो, पिछले 1 महीने में तुमसे मेरी ज़मीन नहीं बेची गई। आज का इवनिंग न्यूज़पेपर तो तुम देख ही चुके होंगे। जी, बंसल ने थोड़ा परेशान होकर कहा। ऑनर ने गुस्से में कहा, मैं ये ज़मीन खुरानाज को नहीं देना चाहता था, पर अब जब उस करण खुराना ने मेरी ज़मीन के आसपास की सारी ज़मीन खरीद ली है, तो मुझे न चाहते हुए भी उसे ही ये ज़मीन बेचनी पड़ेगी, वो भी बहुत कम कीमत पर, क्योंकि कोई और अब उस ज़मीन को लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। कोई भी उस करण के सामने खड़ा नहीं होना चाहेगा। करण खुराना ने अभी कांटेक्ट करो और इस ज़मीन को जल्द से जल्द बेचो, क्योंकि अगर एक बार खुराना कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ शुरू हो गया, तो करण खुराना इस ज़मीन को 2 कौड़ी की भी नहीं रहने देगा। जी, मैं अभी बात करता हूँ, बंसल ने धीरे से कहा। बंसल ने गुस्से में कहा, जल्दी करो और ये डील आज के आज फाइनल करो, समझे? और अगर तुम ये डील फाइनल नहीं कर पाए, तो कोई और काम ढूंढ लेना। इतना कहकर ऑनर ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट करते ही बंसल ने तुरंत आदि को कॉल किया। दूसरी ओर से आदि ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करके पूछा, सो मिस्टर बंसल, क्या फैसला किया आपने? डील आज ही साइन कर लेते हैं, बंसल ने गुस्से में कहा। यह सुनकर आदि मुस्कुरा दिया और पेपर्स दिखाते हुए बोला, पेपर्स रेडी हैं, आप अपने बॉस के साथ ऑफिस आ जाओ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो करण सर आज ऑफिस आ रहे हैं, इसलिए ठीक 7 बजे ऑफिस पहुंच जाना, क्योंकि कल सर शिमला जा रहे हैं। अगर तुम टाइम पर नहीं आए तो फिर ये डील करण सर की शादी के बाद ही साइन हो पाएगी। बंसल ने खुद पर काबू किया और कहा, हम टाइम पर आ जाएंगे। गुड। इतना कहकर आदि ने मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दिया। बंसल ने खुद से कहा, पहले वो लड़की और अब ये करण खुराना, आज इन दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। एक दिन इन दोनों को जरूर सबक सिखाऊंगा। इधर मीरा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मधु, तुझे नहीं लगता ये करण खुराना कुछ अलग किस्म का बंदा है? मधु ने फिर से उसे घूरा। मीरा ने मधु की ओर देखकर कहा, तो उसका नाम सुनकर इतना क्यों भड़क रही है? अभी तूने ही तो बताया कि कैसे आज सुबह ही उसने तुझे बचाया था। जान बचाई है तो क्या मैं उसे अपनी जान बना लूं? मधु ने गुस्से में कहा। यह सुनकर मीरा उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, मैंने आज तक तुझे ऐसे रिएक्ट करते कभी नहीं देखा और नहीं इतना गुस्सा करते देखा है। मधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अपनी आंखें खोलकर मीरा से बोली, आई एम सॉरी मीरा, पर मुझे वो आदमी जरा भी पसंद नहीं है और मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। मैंने तो सिर्फ उसे बदतमीज कहा था, पर उसके बदले उसने कितनी घटिया हरकत की, ये सोचकर भी मुझे गुस्सा आ रहा है। भला कोई शरीफ इंसान किसी लड़की के साथ इस तरह का बिहेव करता है क्या? पहले मुझे जबरदस्ती पकड़कर अपने करीब लेकर आया और फिर मुझे किस। इतना कहकर मधु रुक गई। मेरा मंद मंद मुस्कुराने लगी। मधु ने गुस्से में कहा, पता नहीं उसके घर वाले उसके साथ कैसे एडजस्ट करते होंगे। उसके जैसे इंसान के साथ कोई पल भर भी सांस न ले पाए। मुझे तो तरस आ रही है उस बेचारी पर, जिसके साथ इस साइको आदमी ने जिसके साथ इस साइको आदमी अपनी सारी जिंदगी बिताएगा। पता नहीं किस बेचारी लड़की की जीवन बर्बाद होने वाली है। ये सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, ये भी तो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई लड़की हो। मेरा मतलब है कि वो पहले से शादीशुदा हो। नहीं है, मधु ने तुरंत कहा। मीरा ने गाड़ी पर ब्रेक लगाकर पूछा, तुझे कैसे पता? मधु ने झेपते हुए कहा, वो जब इस बिजनेसमैन ऑफर द ईयर का अवार्ड मिला था तो न्यूज़पेपर में आया था कि ये बैचलर है। और वैसे भी तूने सुना था, उसने खुद कहा था कि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मीरा मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आई तो मधु भी गाड़ी से उतर गई। मीरा ने मधु का हाथ पकड़ा और उसके घर की ओर चलते हुए कहा, अब बस भी कर। आज तो पूरे रास्ते सिर्फ उस करण खुराना की ही बात करती आई है। उस बेचारे रोहित के बारे में तूने एक शब्द भी नहीं कहा।
जिसने हमें इतना शानदार लंच करवाया था। यह सुनकर मधु ने तुरंत कहा, आई एम सॉरी मीरा, आज सुबह से मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। पहले वो बाबा जिन्होंने मुझे मेरा फ्यूचर बताकर मेरा सारा चैन छीन लिया, उनकी बातें अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही है। और फिर वो करण खुराना, बहुत घबरा गई थी मैं उस बाबा की बातें सुनकर। और फिर जब मैं उनका दिया रुद्राक्ष हाथों में लिए परेशान खड़ी थी, तो पता नहीं कहाँ से वो एक तूफान की तरह आ गया। इतना कहते ही अचानक मधु रुक गई और उसने परेशान नजरों से मीरा की ओर देखा। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। मधु बहुत परेशान हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए अपना बैग देखना शुरू किया और कहा, वो रुद्राक्ष, वो कहाँ गया? रुद्राक्ष? मीरा ने इतना पूछा ही था कि मधु ने उसकी कलाई पकड़ी और अपने घर की ओर दौड़ी। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए मधु मीरा के साथ भागती हुई सीधे अपने कमरे में पहुंची। मोहन हॉल में ही बैठे न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। मधु को इस तरह भागते हुए देखा, वो भी हैरान हो गए। मधु ने रूम में आते ही अपने बैग का सारा सामान निकाल कर बेड पर फेंकना शुरू किया और पागलों की तरह वो रुद्राक्ष ढूंढने लगी। मीरा चुपचाप बैठी उसे हैरानी से देख रही थी। जब बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे रुद्राक्ष नहीं मिला, तो उसने खुद से पूछा, अगर बैग में नहीं है तो फिर कहाँ गया? मधु उस लम्हे को याद करने लगी जब वो रुद्राक्ष लिए बाबा को जाते देख रही थी। उसने फिर से कहा, रुद्राक्ष तो मेरे हाथ में ही था। लगता है जब मैं उससे टकराई तब वहीं कहीं गिर गया। मधु मधु रुद्राक्ष के बारे में सोचकर उदास हो गई। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इतनी अपसेट क्यों हो रही है मधु? कोई बात नहीं, अगर खो गया था, अगली बार जब हम महाकाल मंदिर जाएंगे तो तेरे लिए एक पूरी रुद्राक्ष की माला ही ले लेंगे, ठीक है? मधु ने परेशान होकर कहा, नहीं मीरा, बात वो नहीं है। वो सिर्फ रुद्राक्ष नहीं था, वो उस जोगी बाबा का आशीर्वाद था, जो शायद मुझे बुरे वक्त में मुझे सुकून दे सकता था, लड़ने का हौसला दे सकता था। मीरा ने मधु की कलाई पकड़कर कहा, मधु, तू बेवजह परेशान हो रही हो। कोई तूफान नहीं आने वाला है तेरी जिंदगी में, और अगर आया भी तो मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा साथ देने के लिए। हम दोनों मिलकर उस तूफान से लड़ेंगे और उसे हरा कर ही दम लेंगे। ये सुनकर मधु मुस्कुरा दी और बोली, मेरे लिए मेरे सारे रिश्तों से भी ज़्यादा कीमती मेरी दोस्ती है। इसलिए प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस कर कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाएगी, हमेशा मेरा साथ देगी, हमेशा। मीरा ने मधु को गले लगाकर कहा, मधु, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ और रहूँगी। कुछ वक्त के लिए तुझसे नाराज़ तो हो सकती हूँ, पर तुझे छोड़कर नहीं जा सकती कभी, कभी नहीं।